giving me the option of presenting. Zukwan, give Siddiq the presenter, just give him permissions. Okay, thank you Yes, very sir, I have much. done. Okay, thank you. Just a second. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are safe and Yes, yes, just a right. second. Let me just open the slides. Yes, Okay. sir, can I start formally? Yes, yes, yes. Just give me a minute, please. All right. Zukwan, meanwhile, you can introduce Siddiq and just for 1 or 2 minutes, and then Yes. Okay, sir. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are safe and sound. This is Mohammed Khawan Shafiq, Director of Promotions, IEEE PES UT Texla. So, I, on behalf of IEEE PES Student Chapter and IEEE V and Student Branch UT Texla, for today's webinar, we are honored to have Engineer Mohammed Siddiq as our host, as our guest. Engineer Mohammed Okay, Siddiq is so renewable energy expert, certified solar PV installer. Sir, you okay, so guys, can you see the PPT here? Yes, sir. Okay, so we are already late. Apologies. Let us start formally. उर्दू में कर सकते हैं अगर आप सब कंफर्टेबल हैं तो. जी Yes, जी sir, we श्योर. are comfortable. Urdu. Okay, okay, so 40 minutes basically for the whole solar design process. ये सब डिज़ाइन और ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसके लिए बिल्कुल इनफ नहीं होंगे, तो मैंने कुछ प्रिपेयर किया है. हम इनिशियली जो है वो इन चीज़ों को टच करेंगे कि बेसिकली सोलर एनर्जी क्या है, और एज अ रिसोर्स सोलर एनर्जी को टच करेंगे, और फिर थोड़ा साइट सर्वे की तरफ आएंगे कि कैसे साइट सर्वे किया जाता है, और फिर एक केस स्टडी करेंगे डिज़ाइन के हवाले से, और फाइनली हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे. तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू होगा. उसके बाद आप के पास ये कंटेंट होगा जिसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. सो आई होप it's okay for content wise. So basically, when we talk about solar energy, आपकी जो मेन सोर्स है वो सनलाइट है, और एक 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर एक आइडियल रेडियंस जिसको आप कहते हैं, वो आपको नॉर्मली जब मिलती है तो आप उसमें से 1 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर आप जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा ये सिद्दीक, एक एक्सक्यूज मी, ये एग्जैक्ट. आपकी पीपीटी क्लियर मतलब ओपन नहीं है, इंश्योर कर लें कि आपने ओपन की हुई है या नहीं. आपके पास शो नहीं हो रही? जी नहीं हो रही. Just a second. सिद्दीक आपको आ रही है ज़ुकवान? जी बिल्कुल. नहीं, यहाँ पर तो आ रहा था ऑप्शन. जी उनको भी नहीं हो रही, किसी को भी नहीं हो रही. जस्ट a second. ये आपको फोल्डर नजर आ रहा था जिसके अंदर सारी पीपीटीज अब पड़ी. हाँ अब ठीक अब है, आ अब रही ठीक होगी है. आपको. नो इज ओके. यस. ओके. yes, sir. ओके, Oh, सो ओके, ओके. सो इन चीज़ों को थोड़ा सा टच करते हैं. रेडियंस से रेडिएशन. रेडियंस बेसिकली जो इंस्टेंटेनियसली आप लोगों को सनलाइट हमें मिल रही होती है किसी भी पार्ट ऑफ द अर्थ पे, वो कहलाती है रेडियंस.
वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। और जो उसका कलेक्टिव सम होता है थ्रू आउट द डे, वो आप उसको इरेडिएशन कहते हैं, जो कि किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर कहलाती है। और इसको सोलर इंसुलेशन भी कहा जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब इरेडिएशन, और इरेडिएशन आप इसको फर्दर मल्टीपल में डिवाइड कर सकते हैं कि एक ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस होती है, जो कि टीवी के लिए बेसिकली होती है। जो हम लोग के यहाँ एक मिसकंसेप्ट ये होता है कि सोलर एनर्जी जो है वो सूरज की हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है, जो कि एक काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है। जबकि सोलर एनर्जी जो है वो एक फोटोवोल्टिक इफेक्ट से प्रोड्यूस होती है, और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट की जरूरत होती है। हीट जो है वो आपकी जो सोलर थर्मल एनर्जी है, वो थर्मल जनरेशन यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स में आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से सोलर के लिए जिसको भी इंटरेस्ट है वो उसको ये कुछ चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए कि रेडियंस क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या है, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडिएशन क्या होती है, डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन क्या होती है। और कुछ टूल्स होते हैं इनको मेजर करने के लिए, पायरानोमीटर है बेसिकली। और जब भी हम बड़े सोलर पावर प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पे ये टूल्स नॉर्मली यूज होते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, और के जो है वो मॉनिटरिंग के लिए भी, कि कौन से वक्त पे आपको कितना सनलाइट अवेलेबल है, और आपका प्रिडिक्ट करने के लिए कि इसकी बेसिस पे आपको कितनी एनर्जी जनरेशन मिलेगी। तो बेसिकली ये इनिशियल हम कुछ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपके जो है वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सोलर में, जो बेसिकली सबको आइडिया होगा कि पीवी पैनल्स जो है वो सबसे मेन कंपोनेंट है। उसके बाद इन्वर्टर्स, और के जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो प्रोटेक्शंस और उसके केबल्स, इससे इलेक्ट्रिकल का जो पूरा एक कंपोनेंट्स होते हैं। और कुछ इससे पहले ये चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे बेसिकली एक सोलर पैनल काम करता है। उसमें आप का बेसिकली जो सिंपल जो एक फोटोवोल्टिक इफेक्ट है वो होता है। और जस्ट कंसिडर अ डायोड, सिंपल। जैसे डायोड को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो वहाँ पे एक पी एन जंक्शन लेयर डिप्लीट होती है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। सोलर पैनल के केस में जैसे ही आप उसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वहाँ पे सेम जो है वो फिनोमेना अप्लाई होता है, और ऑलमोस्ट 0.5 वोल्ट के पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ये इसके अलावा कुछ ये डिटेल में चीज़ें हैं, आई वी कर्व वगैरह, इनको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि हम डिज़ाइन के हवाले से बात कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है वो ऑपरेशन से रिलेटेड है। बेसिक जो सोलर पैनल के पैरामीटर्स होते हैं वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, जो आपको दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एंड से मेजर कर सकते हैं। वो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाता है। शॉर्ट सर्किट करंट जो आपका, जब आप दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स को जो है वो शॉर्ट करके करंट मेजर करते हैं, वो आपका शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। और वीएमपी इसी तरह जब आपका जो सिस्टम ऑपरेशनल होता है उस वक्त जो आपका वोल्टेज सिस्टम में चल रहा होता है वो वीएमपी कहलाता है, और उसी का जो करंट होता है वो आईएमपी कहलाता है, जो ऑपरेशनल करंट और वोल्टेज है। बाकी ये फिल फैक्टर होता है जो कि आपका वीओसी और आईएसी का रेशियो होता है बेसिकली। और इसको आप डिटेल में देख सकते हैं बाद में। अभी मैं इसमें फर्दर जो है वो आपको जंप करूंगा यहाँ से, क्योंकि टाइम भी ऑलरेडी काफ़ी लूज हो चुका है। इंशाल्लाह हम अपने 40+ मिनट्स ज़रूर, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम, प्लीज़ लेट मी नो। हम इसको अपना जितना टाइम है सर उसी हिसाब से कर सकते हैं, 40 जी प्लस। सिद्दीक साहब यस, इट्स ओके, फ्लेक्सिबल, या नो ओके, इशू। थैंक यू वेरी मच। सो हम जंप करेंगे बेसिकली सोलर पैनल्स पे, जो कि सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा सोलर पीवी में। तो
उसकी कुछ एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सोलर पैनल की एक एफिशिएंसी, रेटेड एफिशिएंसी होती है और एक सिस्टम एफिशिएंसी होती है। जो मेन सोलर पैनल की जब आप अपनी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो एफिशिएंसी है कि जितनी सनलाइट उसको मिल रही है एक सोलर पैनल को, और उस उस सनलाइट पे उसको जितनी एनर्जी जनरेट करनी चाहिए तो वो उसमें से कितनी कर रहा है। तो अभी तक जो सोलर पैनल्स मार्केट में मौजूद हैं और जिन पे रिसर्च हो चुकी है, वो मैक्सिमम इसमें तो 15% लिखा हुआ है, लेकिन आज तक NREL जो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी है, उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 24-25% एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल्स अभी मौजूद है मार्केट में। तो वो एफिशिएंसी क्या है कि जितनी सनलाइट, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर सनलाइट मिल रही है, तो वो उस पे जो सोलर पैनल है, अगर उसको 1000 वाट देने हैं तो वो अगर 24% एफिशिएंसी होगी तो वो 240 वाट्स जो है वो आपको देगा। तो ये सनलाइट से जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट में जो कन्वर्जन है, उसकी एफिशिएंसी को सोलर पैनल की एफिशिएंसी कहा जाता है। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी जो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी है, वो जो कि ऑलमोस्ट 80% होती है, हम लेटर डिजाइन में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये इन दो चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। मूविंग ऑन, कि कितना जो है वो एक पर एरिया जो है वो कितना आपका जो है वो सोलर को रिक्वायर्ड होता है, और पर डिपेंडिंग अपॉन द एरिया आप कितना आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर इतनी 15.6% एफिशिएंसी वाला एक आपके पास पैनल हो, तो आपको जो है वो 100 स्क्वायर मीटर्स में 15.6 किलोवाट ऑफ पीवी जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। ये एक थंब रूल है बेसिकली। अब चूंकि एफिशिएंसी और पैनल के साइज जो है वो और बेहतर हो गए, तो आप इसको 20% कंसिडर कर सकते हैं आजकल के साथ। टाइप्स देख लेते हैं पीवी मॉड्यूल्स की। बेसिकली 3 से 4 टाइप्स होती थी जब हम थे, तो मतलब एज ए स्टूडेंट थे, तो अब कुछ एक और टाइप भी आ गई है, CIGS। जो कॉमनली यूज टाइप्स हैं जो मोस्ट मार्केट में, वो मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं। और इनकी एफिशिएंसी और जो इनकी एप्लीकेशन है, बेसिकली वो इकोनॉमिकल इफेक्ट्स और जो आपकी साइट की कंडीशन होती है, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट वाला एरिया है, तो वहाँ पर आप जो है वो अक्सर मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर पैनल, जिनको पॉली क्रिस्टलाइन भी कहा जाता है, वो यूज़ करते हैं। नॉर्मली कोल्ड एरियाज में जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल यूज होते हैं। अब चूंकि एडवांसमेंट हो गई है इसमें काफ़ी, ये दूसरे जो आप पैनल्स देख रहे हैं, ये इसमें ये थिन फिल्म पैनल भी है, जिसको कैडमियम टेलराइड उसका केमिकल नेम है, ये कहा जाता है। तो ये इनकी एप्लीकेशन बहुत कम है क्योंकि ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकली इनको इंस्टॉल करना इतना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता। तो मोस्ट कॉमनली जो है वो अब आजकल की टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे पास जो है वो ये पर सेल्स वाले सोलर पैनल्स मौजूद हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें एक डाई इलेक्ट्रिक की लेयर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही होगी, वो ऐड कर दी जाती है पैसिवेटेड एमिटर और रेयर सेल्स। इसमें ये आपके पास ये होता है कि जो आपकी जो रिफ्लेक्शन होती थी नॉर्मल सोलर पैनल में, वो रिफ्लेक्शंस नहीं होती, वो उसी में ये जो डाइलेक्ट्रिक की लेयर है, ये उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो है वो लाइट उसी पैनल्स में जो है वो उसी आपकी जो अपर लेयर है पीवी की, उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो एक एडिशनल आपको इनपुट मिल जाता है सनलाइट की फॉर्म में। ये उसकी एक विजुअल इमेज है जो आजकल मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले सोलर पैनल्स हैं। बायोफेशियल पैनल्स भी जो है वो आजकल मार्केट में इनका काफ़ी ट्रेंड है। और ये एक आप इसको लेटेस्ट लेटेस्ट तो नहीं, खैर 2-3 साल से तो ये भी मार्केट में हैं, और ये और ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इनकी दोनों साइड्स जो है वो ग्लास होती है इनके। आपको अगर जिसको
डिफ्लेक्शन कह लें ग्राउंड से, जो ये बल्कि सिर्फ ग्राउंड से भी नहीं, आपकी किसी भी साइड से जो है वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर इसकी बैक साइड से भी जो है वो एनर्जी जनरेट कर सकती है। तो ये आपको ये भी आइडिया हो गया। तो शेडिंग के हवाले से एक एडिशनल बेनिफिट जो है वो हाफ कट सेल्स का ये होता है कि जो आपने ऊपर ये हाफ कट देखा, इसमें जो है वो इसका फायदा ये है कि पहले ये होता था कि हाफ कट नहीं होता था, तो आपके पैनल के किसी भी एरिया पे जो है वो अगर शेडो आ रहा होता था तो वो पूरा पैनल जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस कर देता था। अब जो है अगर आपके किसी एक साइड पे जो है वो शेडो आ रहा है तो वो जो दूसरा हाफ है वो उससे अफेक्ट नहीं होगा, वो अपनी पूरी 100% परफॉर्मेंस से फिर भी चलता रहेगा। तो ये एक हाफ सेल का जो है वो बेनिफिट था। इनकी आप लोग कंस्ट्रक्शन डिटेल में देख सकते हैं। आप इसके प्रोसेसेस यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिएगा। इसके डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको फर्दर अच्छी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। और इनकी कुछ कंपैरिजन है कमर्शियल उसके हिसाब से और टेम्परेचर इम्पैक्ट के हिसाब से, जो एरिया वाइज मैं आपको बता रहा था, और प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से। तो इसमें कुछ चीज़ें जब आप चूज़ करते हैं सोलर पैनल अपनी साइट के लिए तो ये चीज़ें कंसिडर करते हैं। ये कुछ परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन है जो इंटरनेशनली कुछ कंपनीज हैं जो एक स्कोर कार्ड देती हैं रिलायबिलिटी का। ओके, कौन सी कंपनी जो है वो कितनी जो है वो अ, उसकी एक रैंकिंग बना देती हैं आपकी। ये बेसिकली परफॉर्मेंस और सेल्स दोनों की बेसिस पे होता है। तो जाहिर है सेल्स नॉर्मली उसी पैनल्स की ज़्यादा होती हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो ये कुछ रैंकिंग्स वगैरह हैं। ये भी इसी तरह का एक जो है वो पीवी मॉड्यूल टेक का बैंकेबिलिटी रेटिंग है। उसके अलावा ये थोड़ी ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि पीआईडी, ये कुछ ट्रबल शूटिंग में आ जाता है। ये हम इस पे अभी क्योंकि हम डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल इसको टच नहीं करेंगे। आप देखना चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा अब इंशाल्लाह हम आगे मूव करते हैं। कुछ कंपोनेंट्स ये आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ज़्यादा सोलर पैनल का जंक्शन बॉक्स वगैरह ये आप देख लें। और अब हम आ जाते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशंस के तरफ कि आप किस तरह से सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो बेसिक मेथडोलॉजीज हैं, सीरीज और पैरेलल। अब सीरीज पैरेलल जो है वो थर्ड इसलिए कहा जाता है कि जब आपका सिस्टम साइज जो है वो बड़ा हो जाता है और सोलर पैनल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपके पास एक लिमिटेड वो होती है कि जिसमें आप स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स का मतलब है कि सीरीज में आपके पास जितने भी पैनल्स कनेक्टेड हैं वो आपकी एक स्ट्रिंग कहलाएगी। और उसमें जो है वो आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है कि सीरीज में वोल्टेज जो है वो ऐड होता है और करंट रिमेन्स द सेम। तो आपका वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट, अगर आपके पास इस तरह के दो पैनल हैं जैसे यहाँ पे दिखाए गए 35 वोल्ट के, और तो आपने सीरीज कनेक्शन किया तो उसके 70 वोल्ट हो गए और 4.9 एम्प्स आपको मिल रहा होंगे। तो ये एक कनेक्शन की बात आ गई। ये भी जैसे आपके बैटरी के कनेक्शन होते हैं, डीसी एक सोर्स है तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो, ये हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पे आप इसको पावर की टर्म में देख सकते हैं कि टोटल पावर आपको इसकी बेसिस पे कितनी पावर, तो जितनी आप मॉड्यूल्स को जब ऑन द बेसिस ऑफ वॉटेज कैलकुलेट करेंगे तो अगर एक पैनल 300 वॉट का है तो 10 पैनल्स जो है वो आपके 3000 वॉट यानी 3 किलोवाट के करीब हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन। ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन से फर्दर आपके पास जो दूसरा मेन कंपोनेंट आ जाता है वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर की आपको जो है वो बेसिक डेफिनेशन का आइडिया हो गई थी। जो आपकी डीसी इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर पैनल से आ रही है उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये आपका बेसिकली इसकी जो है वो साइजिंग अकॉर्डिंग टू द पीवी होती है डेफिनेटली। और उस पे हम आते हैं डिटेल में एक इसमें
कुछ और चीज़ें देखना, MPPT जो है वो मेन इसका कंपोनेंट होता है, जो आपका उसमें सोलर उसकी जी एक रेंज होती है, वोल्टेज रेंज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आपके वोल्टेज जो है वो जब ऐड होते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। तो MPPT की लिमिट होती है बेसिकली, अगर 800 वोल्ट की MPPT है तो आप उसमें जो है वो 800 वोल्ट तक की स्ट्रिंग या PV जो है वो लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो DC से AC करना, और ये स्टेटस रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग, आपका बेसिकली कंट्रोल सेंटर जो है वो सोलर पावर सिस्टम का वो इन्वर्टर ही होता है। और ये कुछ टाइप्स हैं इन्वर्टर्स की, जो स्ट्रिंग इन्वर्टर्स, मल्टी स्ट्रिंग इन्वर्टर, सेंट्रल इन्वर्टर्स। अब आजकल के दौर में जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले इन्वर्टर्स जो है वो मल्टी स्ट्रिंग इन्वर्टर है। पहले ये होता था कि बड़े पावर प्लांट्स पे भी जो है वो सेंट्रल इन्वर्टर्स ही मोस्ट कॉमनली यूज होते थे, क्योंकि वो साइज में बड़े होते थे। लेकिन अब जो है वो साइज जो है वो पहला फैक्टर नहीं रहा है, और बड़े इवन लार्ज स्केल पावर प्लांट से भी सेंट्रल इन्वर्टर्स जो है वो अब यूज नहीं होते, मल्टी स्ट्रिंग इन्वर्टर्स यूज होते हैं। इसमें डिफरेंस ये है स्ट्रिंग इन्वर्टर का कि आप जो है वो स्ट्रिंग इन्वर्टर बेसिकली क्या होता है कि आपने डायरेक्टली जो आपने स्ट्रिंग्स बनाई हैं PV की, वो आपने डायरेक्टली ला के इन्वर्टर में कनेक्ट करनी है। अब उससे पहले ये होता था कि सेंट्रल इन्वर्टर में आप पहले जो है वो स्ट्रिंग्स को एक कंबाइनर बॉक्स में, DC कंबाइनर बॉक्स में कंबाइन करते थे, और फिर वहां से आप एक स्ट्रिंग जो है वो हाई करंट वाली आप अपने सेंट्रल इन्वर्टर में लगाते थे, जिसकी कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 1000 एम्प्स के अराउंड होती थी। माइक्रो इन्वर्टर्स होते हैं जो बेसिकली एक पैनल के साथ एक इन्वर्टर जो लगता है वो माइक्रो इन्वर्टर कहलाता है, और वो आप हर पैनल के साथ लगा के और फिर ऑन दी आउटपुट आप AC आउटपुट ले सकते हैं। और स्ट्रिंग इन्वर्टर्स का हमने डिस्कस कर लिया, और मल्टी स्ट्रिंग इन्वर्टर्स भी हो गए। स्ट्रिंग इन्वर्टर, मल्टी स्ट्रिंग इन्वर्टर में डिफरेंस कोई ऐसा वो नहीं है। अगर एक स्ट्रिंग वाला इन्वर्टर है तो वो जो एक स्ट्रिंग को अकोमोडेट कर सकता है तो वो स्ट्रिंग इन्वर्टर है, और मल्टी स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर दो, एक से ज्यादा जो है स्ट्रिंग्स अगर अकोमोडेट कर सकता है तो वो मल्टी स्ट्रिंग इन्वर्टर है। कुछ इन्वर्टर्स की बातें हो गई। अब हाँ, ये एक मेन काफी इम्पोर्टेंट जो है वो डिजाइनिंग के हवाले से एक चीज है, DC AC रेशो, जो कि डिसाइड करता है कि आपने अगर कितनी PV लगाई हुई है तो आपने इन्वर्टर की सिलेक्शन कितनी करनी है। तो नॉर्मली ये जो है वो वन वन से ज़्यादा ही 1.1 से 1.4 तक होता है। और आपको नॉर्मली जो है वो DC पावर 10%, 20% ज़्यादा ही रखनी पड़ती है आपकी इन्वर्टर की रेटिंग से। उसकी रीज़न ये है कि सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो ऑलमोस्ट 80% होती है आजकल की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, मैक्सिमम। तो जब आप 110%, 120% PV साइड इंस्टॉल करते हैं, तब आपको जाके जो है वो 100% जो है वो एक पॉइंट ऑफ द डे पे जो है वो रिजल्ट मिलते हैं। उससे आप ऊपर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपको जो है वो इन्वर्टर कभी भी अपनी रेटिंग से ज़्यादा आउटपुट नहीं देगा। इन्वर्टर की अपनी जितनी कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप उसको बेशक 15 किलोवाट भी दे दें, 20 किलोवाट, 1 मेगावाट भी दे दें, वो आपको जो है आउटपुट पे 10 किलोवाट ही देगा। तो उसको आप एज अ जनरेटर कंसिडर करें। आप दे नहीं सकते डेफिनेटली उसको 1 मेगावाट, लेकिन आप उसको जो आइडियली DC AC रेशियो होता है वो एक 1.2 से लेके 1.3 तक का होता है। और उसमें भी जो है वो कुछ क्लिपिंग वगैरह के भी लॉसेस आ जाते हैं, तो वो हम अभी फिलहाल नहीं डिस्कस कर रहे। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब स्ट्रिंग्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं आई गेस। और ये कुछ अच्छा टाइप्स आ जाती हैं। PV सिस्टम्स की अब बात हो रही है कि PV सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। तो कुछ डायरेक्ट सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा होगा, लोगों ने डायरेक्ट जो है वो एक दो पैनल्स रख के डायरेक्टली DC
जो है वो इक्विपमेंट रखे होते हैं, फैन रखे होते हैं, वो डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं। डीसी स्टैंड अलोन सिस्टम भी वही उन्हीं की एक और टर्म है। और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम है, और कुछ हाइब्रिड सिस्टम्स हैं। ऑफ ग्रिड में आपका ये है कि आपका बिल्कुल भी ग्रिड इन्वॉल्व नहीं होगा, आप डायरेक्टली बैटरीज पे और सोलर पैनल्स पे रिलाय कर रहे होंगे। आपके दिन के टाइम सोलर पैनल्स डायरेक्टली भी यूज कर रहे होंगे और साथ में बैटरीज को चार्ज कर रहे होंगे, और आफ्टर सोलर आवर्स जो है वो आप बैटरीज को यूटिलाइज कर रहे होंगे। हाइब्रिड हाइब्रिड सिस्टम नहीं होता कि आपके पास ग्रिड भी होता है या कोई और दूसरी सोर्स होती है, और उससे जो है आप कंबाइन करके बैटरीज भी चार्ज कर रहे होते हैं और डायरेक्टली भी यूज करते हैं। और जब सबसे कॉमन पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस वक्त सोलर पीवी सिस्टम यूज हो रहा है, वो ऑन ग्रिड सिस्टम है, जो आपके ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होता है। और आप जो है वो उसमें एक ऑप्शन जो है नेट मीटरिंग का, वो भी ऐड हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक सिस्टम्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए सोलर पीवी के। अब हम जम करेंगे साइट असेसमेंट पे, कि हम जब, क्योंकि हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डिज़ाइन में आपकी जो है वो साइट असेसमेंट और जो सर्वे जिसको बेसिकली कहा जाता है, तो वो होता है। तो इसमें मैं जनरली एक अपने एक्सपीरियंस से ही बात बता दूं कि मेथडोलॉजीज हर किसी की जो है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, आप जब भी साइट पे जाते हैं सर्वे के लिए, तो आप सबसे पहली चीज़ देखते हैं आपके पास टोटल एरिया कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपके जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या है, और उनकी वजह से क्या जो है वो शैडो, कितना शैडो क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं, लेकिन जो बेसिक है वो यही है कि आपने एरिया देखना है कि आपके पास कितना एरिया है, और आपके पास शैडो की ऑब्स्ट्रक्शंस कौन कौन सी है। तो आई होप आई एम ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज स्मूथ। जी जी। यस। ओके, बस। Yes, sir, you are audible. ओके, तो ये कुछ सूरज की जो है वो सन पाथ के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अर्थ जो है वो टू स्फेयर्स में डिवाइडेड है। हम जो जितने भी नॉर्मली कंट्रीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और ये अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, ये सदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। तो हमें जो है वो सन पाथ को जो फॉलो करना होता है, वो नॉर्थ, सॉरी, साउथ फेसिंग उसमें करना होता है। और ये इस तरह से कुछ आप हमारा जो है वो सन पाथ होता है, जो कि जून में आप देखेंगे कि जो है वो एक लंबा पाथ है एज कंपेयर टू दिसंबर। तो ये उसके बाद जो चीज़ें आ जाती हैं वो एजमथ और एल्टीट्यूड। अब क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो हमें आइडियल जो हमारे लिए सोलर की ओरिएंटेशन है वो टुवर्ड्स साउथ है। हम कभी भी जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बात करेंगे सोलर इंस्टॉल करने की, तो हम जब भी साइट पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ट्रू साउथ क्या है, यानी ट्रू साउथ 180 डिग्रीज। तो सबसे पहली चीज तो ये देखने वाली होती है। उसके बाद हम देखते हैं टिल्ट, यानी जो पैनल की अपनी ओरिएंटेशन है। तो वो हमारे एरियाज में, पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में जो है वो 10 से 20 डिग्रीज, या जो बेसिकली डिसाइड इस तरह से होती है कि आपका जो है वो लैटिट्यूड क्या है। 24 डिग्रीज नॉर्मली पाकिस्तान का भी जो लैटिट्यूड है वो 24 है, और ये मिडल ईस्ट के भी जो है वो 25-26 के अराउंड है। तो वो आइडियल जो एक ओरिएंटेशन है सोलर पैनल की अपनी, वो 24 डिग्रीज इस एरिया में, और 180 डिग्रीज टूवर्ड साउथ है। इसके आप जो है वो इसका मार्जिन भी कुछ होता है। अगर 180 डिग्री से 60 डिग्रीज लेफ्ट राइट भी हो जाए, और आपका जो है वो टिल्ट एंगल
सेम रहे, यानी 24 डिग्रीज रहे, तो भी जो है वो कोई इतना खास एफिशिएंसी पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हाँ, और टिल्ट एंगल जो है वो 2 to 3 डिग्रीज ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपका जो है वो एजमत या ट्रू साउथ जो है वो सेम रहे, तो भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। तो वो डिपेंड करता है जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं साइट की कंडीशंस पे। अगर आपने जो है वो अपना बिल्डिंग ओरिएंटेड लगाना है, कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको जो है वो ट्रू साउथ नहीं मिल रहा होगा, आप बिल्डिंग ओरिएंटेशन के हिसाब से लगाएंगे। हो सकता है वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग हो या ट्रू साउथ फेसिंग ना हो, तो उस पे आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ सकता है, बेसिक बेस्ड ऑन साइट कंडीशन। तो ये एक आइडियल चीज़ है। अगर आपको जो है वो ग्राउंड माउंट लगाना है तो आप हमेशा यही चीज़ फॉलो करेंगे। रूफ टॉप्स में जो है वो ये चीज़ फॉलो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी फॉलो हो। उसके अलावा जो है वो कुछ चीज़ें 9 to 3 हमारे पीक आवर्स होते हैं, और ये कुछ हाँ जी, तो ये हमने देख लिया कि साइट प्लान वगैरह, ये देखिए हमने पहले जो है वो एरिया देख लिया कि हमारे पास जो एरिया अवेलेबल है यहाँ पे कितने मॉड्यूल्स आ सकते हैं, और जो है वो ये साइट की जो है वो एनालिसिस है बेसिकली कि हम कहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जो हमें चाहिए हो सकते हैं। हर किसी की अपनी जो है वो हर स्ट्रैटेजी होती है। कोई ये आपको नज़र आ रहा होगा सन आई या सोलर पाथ फाइंडर भी यूज़ करता है। ये शेडिंग एनालिसिस के हैं चीज़ें, जो आपको आप बाद में जो है वो सॉफ्टवेयर जैसे हेलियोस्कोप और पीवीसिस्ट और ऐसे सॉफ्टवेयर पे स्केचअप पे भी जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आप ऑन साइट करना चाहते हैं तो ये वाले कुछ टूल्स हैं, इनसे भी जो है वो शैडो एनालिसिस आप कर सकते हैं। ये कुछ शेडिंग के जो है वो टाइप्स हैं। टेम्पररी शेडिंग होती है, जैसे स्नो हो गई या इस तरह से कोई जो भी चीज़ जो आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। कुछ लोकेशन की वजह से होते हैं, कोई ट्रीज आ जाता है या नियर बाय जो ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं उनकी वजह से जो शेडिंग होती है। और अपनी साइट की अपनी उसकी वजह से जो है वो शेडिंग हो सकती है। पुअरली डिजाइन सिस्टम हो सकते हैं, स्ट्रक्चर की अपनी शेडिंग हो सकती है, माउंटिंग के कंपोनेंट से। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक बहुत ही पुअरली डिजाइंड क्लैंप लगा हुआ है जिसका शेड जो है वो थोड़ा सा शेड है, लेकिन ये एक पूरे सेल को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। और इसी तरह से डायरेक्ट शेडिंग हो सकती है, कोई क्लोज जो है वो ऑब्जेक्ट हो तो वो डायरेक्ट उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। अब मूविंग ऑन, ये यही जिस सन आई की मैं बात कर रहा था, ये वो इक्विपमेंट है जो आप शेडिंग एनालिसिस के लिए साइट पे यूज कर सकते हैं। इसको बस आपने जाके साइट पे प्लेस करना होता है और ये आपको इस तरह से बता देता है कि ये आप देख रहे होंगे। मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, मेरा माउस आपको नजर आ रहा है? जी जी यार। तो ये जो आपको ये सर्कल में ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ रही है, ये बता रहा है कि ये आपको इस टाइम पे जो है वो ये बेसिकली ये जो लाइंस नजर आ रही है आपको, ये सन सन पाथ डायग्राम है। ये इसी स्फेयर के ऊपर बनी होगी। तो ये आपको बता रहा है कि इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट का जो है वो शेडो इतना आ सकता है। और ये मतलब ये आप जो है वो साइट पे इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक ये भी एक टूल है सोल मैट्रिक सन आई 210। और ये शेडिंग की कुछ बात हो गई। और ये हेलियोस पे आप शेडिंग एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी ऑब्स्ट्रक्शन डाल के स्केचअप पे कर सकते हैं। एक थंब रूल है बेसिकली, आप कभी भी साइट पे जाएं तो ये यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है। हम लोग बेसिकली अभी तक 1.5 मीटर पे चलते हैं, जो कि हमारे रीजन के हवाले से ठीक है। कोई भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल रूफ पे कोई एसी आउटडोर यूनिट पड़ा है तो आपने उसकी हाइट मेजर की, अगर वो 1 मीटर की हाइट है तो आप उससे 1.5 मीटर के फासले पे अपने सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपको 9 to 3
शेडो नहीं देगा मोस्ट प्रोबेबली। तो असेसमेंट, ये डेटा जो है रेडी हमारे पास आता कहाँ से, ये मेट्रोलॉजिकल डेटा होता है जो किसी भी वेदर स्टेशन से आपको मिल जाता है। आप जितने सॉफ्टवेयर्स हैं यहाँ पे सब जो है ये अवेलेबल होता है, और उसी बेसिस पे हम एनालिसिस भी करते हैं कि कौन सी साइट पे कौन सी लोकेशन पे हमें इतना जो है वो सोलर पीवी आउटपुट मिल सकता है। इस बेसिस पे गूगल अर्थ एनालिसिस भी होता है, और ये चीज़ें जो है वो अब ऑलमोस्ट जो है वो मेरे ख्याल से इनफ है साइट सर्वे के हवाले से। अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं जो डिज़ाइन के हवाले से है। अगर आपने एक 100 किलोवाट का सिस्टम डिज़ाइन करना है तो आपको कितने सोलर पैनल चाहिए। हम यहाँ पे सोलर पैनल जो है वो 350 वाट के सोलर पैनल्स ले रहे हैं एज एन एग्जांपल, और इन्वर्टर हम फ्रोनियस का ले रहे हैं 27 किलोवाट का, और लोकेशन रियाद सऊदी अरेबिया की। तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो है वो आ गए। आपने जो है वो 100,000 वाट्स आपको चाहिए, आपने डिवाइड कर लिया सिंपली, आपको एक ये नंबर मिल गया 285 मॉड्यूल्स का, कि मुझे 285 मॉड्यूल्स चाहिए। अब आपके पास जो है वो इन्वर्टर की डाटा शीट आपने देखी, उसमें आपको पता चला कि उसके अकॉर्डिंगली आपको 4 इन्वर्टर्स जो है वो चाहिए होंगे। लेकिन चूंकि हमने पहले बात की कि जो है वो एक डीसी एसी रेशो होता है जिसके अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ पैनल्स, नंबर ऑफ इन्वर्टर्स डिसाइड करने होते हैं। तो अगर हम 100 किलोवाट की पीवी लगा रहे हैं तो हमें मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 80% यानी अगर 100 किलोवाट की बात हो रही है तो हमें 80 किलोवाट के अराउंड आउटपुट मिलेगा एक कंटिन्यूस टाइम में। तो जो है वो ये कुछ चीजें जो एम्बिएंट कंडीशंस वगैरह होती हैं ये उसका मेन फैक्टर बनती हैं कि रेडियंस जो है वो 1000 वाट पर मीटर मीटर स्क्वायर आपको कभी भी नहीं मिलती। ये एक स्टैंडर्ड एसटीसी जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन है। आपको नॉर्मली जो नॉमिनल है वो 800 वाट पर मीटर स्क्वायर मिल सकती है। सेल टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री नहीं होगा, हॉट एरियाज में जो है वो 40 डिग्री 50 डिग्रीज तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। एयर मास रेशो भी जो है वो, ये चीजें जब आप नॉमिनल में देखते हैं तो वो डिफरेंट होती है, एक्चुअल में भी डिफरेंट होती है। और इसकी बेसिस पे जो है आप यही जो मैंने बात की कि 80% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 100 किलोवाट में से 80% मिलेगा। तो अब जब हम 80,000 को डिवाइड करेंगे 27,000 से तो आपको 3 यूनिट जो है वो मिलेंगे। कि आप 3 इन्वर्टर्स भी लगाएं तो आपका एक आइडियली एक सिस्टम रन हो सकता है। तो अब उसमें हम स्ट्रिंग्स को कैसे डिसाइड करें, तो आप जाएंगे ये एमपीपीटी रेंज ऑफ इन्वर्टर जो कि 580 से 850 वोल्ट है, डीसी वोल्ट्स। और ये एक स्ट्रिंग का वोल्टेज बता रहा है कि आप एक स्ट्रिंग का वोल्टेज इतना रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा स्ट्रिंग का वीओसी जो है वो 38.4 है तो मैं 19 मॉड्यूल्स को, सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करके ये जो मेरे पास एक 729 वोल्ट आया, ये मैं एक वोल्टेज जो है वो इन्वर्टर को दे सकता हूँ। अब 19 सोलर पैनल्स की मेरे पास एक स्ट्रिंग बन गई, और टोटल मेरे पास जो है वो 285 सोलर पैनल्स हैं, तो मैं 15 स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ। 15 स्ट्रिंग्स का मतलब है कि मुझे 19 पैनल्स की 15 स्ट्रिंग्स बन गई। तो पर इन्वर्टर जो है मैं 3 इन्वर्टर है मेरे पास, तो मैं हर इन्वर्टर में 5-5 स्ट्रिंग्स लगा सकता हूँ। 1 to 5 1 to 5 1 to 5। तो बेसिकली ये हमारा जो है वो इसके अलावा जो है वो मैंने कल से डिस्कस किया था अभी साहब से कि डिज़ाइन जो है वो बहुत इसके जो नेक्स्ट एडवांस्ड स्टेप्स हैं वो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन आ जाता है। हमने यहाँ पे जो है वो सोलर, नंबर ऑफ सोलर पैनल्स और नंबर ऑफ इन्वर्टर्स
तो डिसाइड कर लिए। इसके बाद जो है वो डिजाइनिंग में आपके केबल साइजिंग आ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो ब्रेकर्स हैं, एसपी, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है वो। शायद हमारे पास टाइम जो है वो अभी इतना नहीं है कि हम उसको कवर कर सकेंगे। तो ये यहाँ तक आई थिंक आज के लिए जो है वो डिजाइनिंग के हवाले से, और उस स्टेज के लिए ये आई थिंक इट्स इनफ। और किसी का कोई क्वेश्चन अंटिल नाउ? Thank you so much, sir, for such an informative and interesting webinar. And now we will move towards the question and answer session. You can ask your questions by वैसे raising your hand one by one. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैक्सिमम एफिशिएंसी हम सिस्टम की कितनी तक लेके जा सकते हैं सर? 90% तक लेके जा सकते हैं या 80% ही मैक्सिमम होगी? देखें, एफिशिएंसी जो आपकी डिपेंड करती है काफी सारे फैक्टर्स पे। 90% बिल्कुल जाती है एफिशिएंसी, ऐसा नहीं है कि 90% नहीं जाती है एफिशिएंसी। आपके अगर जैसे मैंने बात की स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस की, तो अगर आपको 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है, आपका सोलर पैनल क्लीन है, आपका टेम्परेचर 25 डिग्रीज है, तो आपने अगर 100 किलोवाट इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको 100 किलोवाट ही मिलेगा आउटपुट पे। और ऐसा मतलब एग्जैक्टली 100 किलोवाट नहीं मिलेगा, 98-99% आप कह सकते हैं, क्योंकि उसको आइडियल कंडीशन मिल रही है। कुछ इन्वर्टर के लॉसेस होते हैं, कुछ आपके जो है वो सिस्टम के ओवरऑल जो है वो वोल्टेज ड्रॉप कह लें, केबल के लॉसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइड पे काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं। तो ये कलेक्टिवली एक एवरेज है 20% लॉसेस की, जो एक एज अ थंब रूल यूज होता है। वरना जब आप इसको एक किसी सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करते हैं तो वो आपको वेदर डेटा के अकॉर्डिंगली एक नंबर देता है, जो कि थ्रू आउट द मंथ्स जनवरी में आपको एक किलोवाट आवर की फॉर्म में एक आउटपुट दे रहा होता है। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने यही 100 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है इसी रीजन में, तो मैं जो है वो मेरा थंब रूल ये होगा कि मुझे डेली के 400 किलोवाट आवर मुझे मिलने चाहिए थ्रू आउट द ईयर ऑन एवरेज। लेकिन हर हर रोज मुझे वो 400 किलोवाट आवर नहीं मिल रहे होंगे। मुझे जनवरी में वो एक दिन में शायद 250 मिल रहे हों, मुझे जून में वो 400 प्लस मिल रहे होंगे। तो वो जो आपके 400 से कम वाले डेज या मंथ्स होते हैं, वो आपको कॉम्पनसेट करेंगे जो 400 से ज्यादा हुआ। तो एक एवरेज है, उस एवरेज को हम जो है वो कंसिडर करते हुए एक नंबर ये 80%, 85% का जो है वो दे सकते हैं। और ये भी अभी रिसेंटली जो है वो जब सोलर पैनल्स और नए इन्वर्टर्स की एफिशिएंसी और ज़्यादा बेहतर हुई है, तो ये नंबर आया हमारे पास इंडस्ट्री में। और अ, इससे पहले तो हम जो है वो 70% पे चलते थे। तो 80%, ये ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम जो है वो एट वन मोमेंट जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। हो सकता है बिल्कुल, आइडियल कंडीशन। दैट्स इट। Anyone else has a question, she can ask. और ये हम इन्वर्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं? मतलब सोलर पैनल को देख के मतलब इतनी हमारे पास मेगावाट का हमने लगाना है, तो सोलर कैसे, उसका जो इन्वर्टर है वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन सा लगाएं? सर यही हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि आपने अगर आपने मेगावाट लगाना है, सर मेगावाट अकॉर्डिंग टू द लोड, हमारा हमारा लेट्स सपोज मेगावाट के अंदर है 10 मेगावाट है, तो उसके लिए कौन सा सोलर इन्वर्टर लगाएंगे? कौन से मुराद आपका जो है वो साइज की बात कर रहे हैं या आप किसी ब्रांड की बात कर रहे हैं? सर ब्रांड की बात कर रहा हूँ, मसलन डिफरेंट इनकी एफिशिएंसी वाइज कौन सा अच्छा रहेगा ये पूछ रहा हूँ, किस कंपनी का एक। अच्छा 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 अच्छा। तो वो उसमें जो है वो अभी करंटली जो है वो
फ्रोनियस, हुआवे और कंपनीज हैं जो जिनके जो है वो आइडियली मार्केट में जो है वो अच्छे इन्वर्टर्स मौजूद हैं। उसमें फ्रोनियस ने कुछ सेंट्रल इन्वर्टर्स की तरफ भी देखना शुरू किया। तो पिछली उनकी जो सीरीज आई है वो टोरो के नाम से एक सीरीज है, 100 किलोवाट के और 50 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं। तो वो अगर आप 10 मेगावाट की बात करें तो वो लार्ज स्केल हो जाता है, तो वहाँ पे यूज हो रहे हैं। इसके अलावा हुआवे के इन्वर्टर है 185 किलोवाट के, और अभी हुआवे उस पर और वर्क कर रहा है कि 200 प्लस इन्वर्टर्स को कैसे लार्ज स्केल पे एक कोई मॉडल लॉन्च होने वाला है इंशाल्लाह जरूर। और सनग्रो भी जो है वो, ये कुछ मेन जो है वो कंपनीज ये हैं अभी। एसएमए है ऑस्ट्रिया, यूरोपियन ब्रांड जो है वो एसएमए जर्मनी का ब्रांड है, फ्रोनियस ऑस्ट्रिया का ब्रांड है। तो इन पे हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि उनको क्वालिटी वाइज जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और उसके अलावा चाइनीज ब्रांड है, ये हुआवे है, सनग्रो है। तो ये इसी तरह जैसे आप सेल फोन्स में प्रेफर करते हैं शाओमी को या इसी तरह से हुआवे को, तो वो उसकी क्वालिटी भी चाइनीज में भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ इन्वर्टर्स के ब्रांड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फॉर एग्जांपल हम एक सोलर पैनल की ट्रैकिंग के लिए उसको डिज़ाइन करते हैं, तो हम एक ही सोलर पैनल के ऊपर टिप टिल्ट और एजीम्यूथल जो एंगल है उन पे उसकी रोटेशन करवा सकते हैं। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एक ना सोलर पैनल की ट्रैकिंग करवा रहे हैं, तो उस ट्रैकिंग में हम उसको उस पे दो एंगल वर्क करवा सकते जी हैं। फॉर एग्जांपल टिप टिल्ट और एजीम्यूथल हम दोनों अगर उस पे करवा दें ताकि हमारा ऐसे सम लाइक 3D ट्रैकिंग बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो काफी प्रैक्टिस हो भी चुकी है, इंडस्ट्री में भी हो चुकी है। हमारे भी फाइनल ईयर में जो है वो प्रोजेक्ट थे, इसको बेसिकली कहते हैं सिंगल एक्सिस और डुअल एक्सिस ट्रैकिंग। तो जो आपका सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग होती है उसमें आप जो है वो आपका टिल्ट एंगल जो सोलर पैनल का अपना एंगल है करवाते हैं, यानी 10 डिग्री से 24 डिग्री तक, इवन ज़्यादा भी हो जाती है उसमें। लेकिन डुअल एक्सिस ट्रैकिंग में आप जो है वो एजिमुथ भी उसके अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। उसकी डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं। कुछ कुछ लोग उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू, वेदर डेटा के थ्रू जो है वो ऑटोमेट करते हैं। कुछ लोग उसको जो है वो मैनुअली भी करते हैं। मतलब लार्ज स्केल पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा, डुअल एक्सिस तो अभी तक इतनी ज़्यादा मैंने नहीं देखी। लेकिन सिंगल एक्सिस डेफिनेटली लार्ज स्केल पे ट्रैकिंग एक अच्छी प्रैक्टिस आजकल हो रही है, जो आपके सोलर पैनल का अपने टिल्ट एंगल की रोटेशन है। एक्सक्यूज मी सर, एमपीपीटी जो है वो मतलब कि ये लोकेट कर रही है कि ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करवा सके, तो क्या हम एमपीपीटी को जी यूज़ कर सकते हैं कि वो डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करे ताकि हम इन्वर्टर लगाने से बच जाए? तो ऐसा बना सकते हैं हम? बिल्कुल। एमपीपीटी जो है वो बेसिकली होता तो ट्रैकर ही है, लेकिन आपका जो मेन कंपोनेंट होता है वो इन्वर्टर इटसेल्फ होता है, जो डीसी को एसी कन्वर्ट कर रहा होता है। एमपीपीटी का काम जो है वो ट्रैक करना है। एक आपने देखे होंगे जो है वो स्मॉल एमपीपीटीज भी मार्केट में है पाकिस्तान में, लेकिन उसमें भी जो है वो कन्वर्टर लाजमी लगा हुआ होता है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है लास्ट के, फॉर एग्जांपल हम सोलर सिस्टम को अपने एफआईपी में करना चाहें, तो हम किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं कि वो अप टू डेट चीज़ें और हम उन पे वर्क करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली क्योंकि मेरा एक्सक्लूसिवली इस फील्ड से ताल्लुक है, मतलब मेरी जो है वो बैचलर्स डिग्री एनर्जी इंजीनियरिंग में है और मेरा मेजर्स रिन्यूएबल एनर्जी से है। लेकिन और उस वक्त ट्रेंड भी बहुत था, सोलर एनर्जी का एक पीक था। तो
लेकिन उस वक्त भी मैं जो है वो उसमें डिसाइड नहीं कर पाया था कि सोलर की फील्ड में, और कोई भी हमारी इवन पूरे बैच में से डिसाइड नहीं कर पाया था कि सोलर की फील्ड में जो है वो कौन सा FYP करें। तो ये डिसाइड करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन एक तो आपने ही शायद क्वेश्चन किया लास्ट के ट्रैकिंग सिस्टम वाला। तो अगर तो आप कोई मेथडोलॉजी ऐसी यूज करके डुअल एक्सिस ट्रैकिंग का कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। उसमें एल्गोरिथम वगैरह और वेदर डेटा के थ्रू जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कुछ क्योंकि अब क्लीनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि एक सोलर पैनल्स की मेंटेनेंस में एक बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ी जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो क्लीनिंग है सोलर पैनल्स की। तो क्लीनिंग के हवाले से आप कोई रोबोटिक क्लीनर जो है वो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको AI के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं कि कब उसने जो है वो क्लीनिंग करनी है, और उसमें मैकेनिकल एस्पेक्ट्स पे काम कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है जो ज़्यादा इफेक्टिव है क्लीनिंग के लिए। और उसके अलावा जो है ये एक ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, क्लीनिंग के हवाले से कर सकते हैं। कुछ और भी पीवी एग्री पीवी के हवाले से अगर आपने सुना हो तो एग्रीकल्चर के साथ कैसे इंटीग्रेट हो सकता है सोलर। वो वर्टिकल सोलर इंस्टॉलेशन है बाईफेशियल पैनल के साथ, कि आप उसको साथ में कुछ फार्मिंग करके, और क्योंकि जहाँ पे आप सोलर लगाते हैं तो वहाँ पे आपका जो फार्मिंग लैंड है वो जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, और फिर अगर कोई ऐसी जगह है तो फिर वो वहाँ पे आप फार्मिंग नहीं कर सकते। तो अगर उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस पे भी रिसर्च काफी हो रही है। तो इन चीजों में आप आउट ऑफ द बॉक्स काफी चीजें देख सकते हैं सोलर में सब। Anyone else has a question? She can ask. Thank you, sir, for your. सर पीवी सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं? पीवी सिस्टम्स की लिमिटेशंस क्या है? पीवी सिस्टम्स की लिमिटेशंस किस सेंस में पूछ रही है? इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, या इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या in terms सर of इन टर्म्स ऑफ policies? इकोनॉमिक्स। Economics, okay. In terms of economics, as of now, अगर आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं तो जो है कुछ इकोनॉमिकली हमें चैलेंजेस हैं पॉलिसीज की तरफ से ही, कि इम्पोर्ट जो है वो उस पे काफ़ी चैलेंजेस इम्पोर्टर्स को जो है उसका सामना है, जिसकी वजह से कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा है सोलर की पाकिस्तान में, जो कि बीइंग अ कंट्री जिसको रिक्वायरमेंट भी है इन टर्म्स ऑफ लोड शेडिंग, और एक एनर्जी मिक्स के अंदर जो आपका एडिशन होना है बाय द एंड ऑफ 2030, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई इंसेंटिवाइज्ड किस्म के चैलेंजेस, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे चीज़ें नहीं। उल्टा पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ सोलर टैक्स वगैरह 17%, जो कि एक बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है एक कस्टमर के लिए। जो लोग मार्केट में हैं बिजनेसमैन सोलर की फील्ड में, उनके लिए एक बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर था कि बजाय इसको एक चीज़ जो है वो आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, क्लाइमेट के लिए अच्छी है, वो आप उसको इंसेंटिवाइज करें, आप उसको ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जो लोगों को डीमोटिवेट। तो ये एक चैलेंज जो है वो है बिल्कुल। और उसके अलावा जो है एक प्रिडिक्शन है, ये चैलेंज नहीं है। जो आपको मार्केट में एक जो फोरकास्ट होती है ना, कि फर्दर ये एनर्जी सोर्स जो है वो किस तरफ जाएगी, तो वो उसमें डेफिनेटली एक प्राइस ड्रॉप कंटिन्यूसली आएगा एज सून एज अभी। क्योंकि पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से कोविड की वजह से एक ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि प्राइसेस जो है वो बजाय डिक्रीज होने के वो इंक्रीज हो रही हैं या उसी लेवल पे हैं। तो
आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ही दूसरी सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स की प्राइसेस जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज करती हैं, तो सोलर की प्राइसेस जो है वो नीचे ड्रॉप कर सकती हैं। और इसी केस में जो है वो हमारे जो हर कंट्री के अपने अपने टारगेट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करने के, तभी वो मीट हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक काफी बड़ा चैलेंज है। Any other question? I think there is no question now. So we have to wind up our session. Thank you so much, Okay. sir, for honoring us with your presence. Okay, Your knowledge has really. one thing I would like Yes, sir. to add here to everyone listening. I hope I get to जो अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं सोलर की फील्ड में करियर बनाने के लिए या इवन रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में करियर बनाने के लिए, तो उसको बिल्कुल जो है आप लोगों ने इस तरह से नहीं देखना कि एक सिर्फ जॉब के लिए या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कवर करने के लिए। उसके आपके पास एक बहुत बड़ा नोबल कॉज है जो कि आपका जो है वो ग्लोबल जो कार्बन फुटप्रिंट और क्लाइमेट जो डिजास्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं इस वक्त। आप ग्लोबली जो एनवायरनमेंट की सिचुएशन देखेंगे तो वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा वर्स एंड वर्स होती चली जा रही है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है कि जैसे हम जितना जल्दी से जल्दी थ्रू ओवरऑल द वर्ल्ड इसको डिप्लॉय करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, तो हम उसको कार्बन एमिशंस को मिटिगेट कर सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली पाकिस्तान की सिचुएशन देखी। पाकिस्तान का अपना फॉल्ट नहीं था उसमें, लेकिन जो जो ज़्यादा एमिशन क्रिएट करने वाली कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस है, यूरोप है, उनकी जो है वो उसकी वजह से नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो ग्लोबली एक क्लाइमेटिक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जो आपको वक्तन फवक्तन जो है वो इस तरह के डिजास्टर्स दिखाती है। तो एक ये बहुत बड़ा कॉज है। इसको अगर आपने एज अ फील्ड कंसिडर करना है तो हमेशा अपने माइंड में ये चीज रखिएगा कि हम एक बहुत बड़ा नोबल कॉज कर रहे हैं। और विद इन बाय इंस्टॉलिंग इवन वन सिंगल सोलर पैनल यू आर contributing a lot to the planet. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Your knowledge has really uplifted the bar. Please accept this souvenir as a token of appreciation from our side. I would also like to thank our attendees for becoming the part of this amazing session. Hope you guys learned a lot throughout the event. Stay blessed and positive. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Guys, now you can leave the meeting.